हेलो बच्चों, हमने अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे। कुछ बेसिक हो चुका था। मैं अब आपको नोट्स के थ्रू रेगुलर पढ़ाऊंगी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए प्रॉपर नोट्स के थ्रू आगे करवाऊंगी मैं, ताकि आपका टाइम कम लगे और सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएं। तो हम कुछ थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मैंने कुछ तो पहले ही बता दिया था कि ये डाइसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इन चीज़ों के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था। ये चीज़ें थोड़ी सी और कंफर्म कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा और समझ क्लियर हो जाए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम दो तरीके से बोलते हैं। एक शुगर वाली चीज़ें होती हैं, एक नॉन शुगर होती हैं। कार्बोहाइड्रेट में शुगर किसको बोलते हैं? जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं या ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ओलिगोसेक्राइड कौन सी थी? जिसके अंदर 2 to 10 तक मोनोसेक्राइड्स इंक्लूड होते हैं, उनको हम, जैसे डाइसेक्राइड्स हैं, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, जितने भी, मतलब ओक्टा तक, मतलब ओक्टा, नैनो और डेका, मतलब 10 तक, जो आपके 10 तक जितने भी आपके सेक्राइड्स बनेंगे, जिसके अंदर एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट के अंदर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट होंगी, वो आपके सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? शुगर के अंदर आते हैं। और इनकी एक खासियत ये होती है कि ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दूसरी चीज़, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं तो ये स्वीट होते हैं, मतलब मीठे होते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया। आप डाइसेक्राइड्स में का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपका स्टार्च हो गया है, ठीक है, और स्टार्च के अलावा माल्टोज हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे? शुगर के अंदर आएंगे। अगर हम बात करें नॉन शुगर की, तो नॉन शुगर के अंदर कौन से आते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। मतलब जितने भी अब 10 से ऊपर जितने भी बच गए हैं आपके सेक्राइड्स हैं जो आपके, वो इसके अंदर आएंगे नॉन सेक्राइड्स के, नॉन शुगर के अंदर। तो नॉन शुगर वाले कौन से होते हैं? जो अमरफस सॉलिड होते हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब अगर थोड़े बहुत, मतलब स्प्रिंगली सोल्यूबल भी बोल सकते हो कि ना के बराबर थोड़े बहुत सोल्यूबल हो जाते हैं, और टेस्टलेस होते हैं। जैसे स्टार्च हो गया आपका, ये कैसे होते हैं? आपके नॉन शुगर हो गए। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम एक और चीज़ में डिवाइड करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? दो चीज़ों के बेस पे आप बोल सकते हो कि रिड्यूसिंग है। जैसे कि फर्स्टली अगर हमने बात की थी कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को अगर रिड्यूस कर देती है, फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को अगर वो रिड्यूस कर देती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। मतलब ये इसको रिड्यूस करिए तो खुद क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी। इट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या काम करेगी? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को तो रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को अगर रिड्यूस कर देती है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी जितनी भी आपकी मोनोसेक्राइड्स हैं, वो कैसी होती है? आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। मोनोसेक्राइड्स में आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सॉरी माल्टोज तो आपका डाइसेक्राइड्स में आ जाएगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? आपके मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक तो इस बेस पे बोल सकते हो कि फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, आप किस चीज़ के बेस पे बोलोगे? अगर कार्बोहाइड्रेट है जो भी, अगर उसके अंदर एल्डिहाइडिक और जो कीटोनिक ग्रुप है अगर वो फ्री है, मतलब वो जैसे उसकी साइक्लिक रिंग बनेगी, और साइक्लिक रिंग बनने के बाद अगर वो ग्रुप एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री है, तो वो क्या कहलाएगी? रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। अगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है और वो फ्री नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। क्लियर हो गया? दो चीज़ होगी, फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को कर रही है रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं कर रही है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरी किस चीज़ पे बोलेंगे? अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, उसके पास जो एल्डिहाइडिक, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है, अगर वो फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। अगर वो फ्री नहीं है, बॉन्डेड है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। ठीक है, जैसे माल्टोज हो गया आपका रिड्यूसिंग शुगर, और जो सुक्रोज जो होता है वो आपका क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं।
ठीक है। आगे मैं फर्दर इसमें जब जैसे हम स्टडी करेंगे माल्टोज के बारे में, स्क्रोज के बारे में, वहाँ पे दिखाऊंगी भी प्रॉपर कि कैसे कि ये बॉन्डेड हो गया है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, और कैसे इनमें फ्री होता है, जिस बेस पे हम ये बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग हो जाती है, और ये जो स्क्रोज जैसे क्या हो जाता है आपका नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन करके दिखा रखी है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट की है। हम ग्लूकोज लेंगे, कोई भी हमारा मोनोसेक्राइड ले लिया या फिर माल्टोज ले लिया, गैलेक्टोज ले लिया, ये जो चीज़ें यहाँ पे लेंगे। अब फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद अभी ये क्या होगा, ग्लूकोज खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेंगे, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के बनेंगे। अगर रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे दैट मीन्स ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, अगर टोलन रिएजेंट, अगर टोलन रिएजेंट लिया, टोलन रिएजेंट में हम क्या लेते हैं, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, सिल्वर अमोनियम का सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें हम जब इसका कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जब इसका कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या होती है, एक सिल्वर कलर की मिरर बनती है। ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, इसको रिड्यूस किया है, ये सिल्वर कलर की मिरर बन रही है, दैट मीन्स ग्लूकोज ने इसको रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब क्या हुई है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं कि ग्लूकोज क्या होती है। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं, और इसी को हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अगर जनरल फॉर्मूले, इसका फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसके वजह क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, स्क्रोज से बना सकते हैं, स्टार्च से बना सकते हैं, माल्टोज से बना सकते हैं, इनसे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। मैंने बात की स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि स्क्रोज है, स्क्रोज हमारा कैसा होता है, डाइसेक्राइड्स होता है, मतलब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट इसके अंदर जुड़ी हुई होती है। 2 कौन कौन सी होंगे, मैंने ये बोला था कि जितने जो आपके डाइसेक्राइड्स की बात की थी उनमें ग्लूकोज तो सब में होता है, उसके साथ दूसरी यूनिट होती है। जैसे स्क्रोज है, ग्लूकोज तो होगा ही होगा, उसके साथ कौन सी है, फ्रक्टोज। रोज मतलब इसमें जो आर की साउंड आ रही थी, फ्रक्टोज और स्क्रोज में दोनों में आ रही थी, तो इससे मैंने याद करने का तरीका बताया था। तो जो स्क्रोज है, जब हम उसका डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट कंडीशन लेंगे, एसिडिक डाइल्यूट कंडीशन लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो स्क्रोज है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा उसके मोनोसेक्राइड्स यूनिट में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज से। तो एक तो ये तरीका होगा ग्लूकोज को बनाने का। दूसरा हमारा स्टार्च से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो स्टार्च होता है, स्टार्च को भी हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो उससे भी हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। स्टार्च जो होता है ये आपका पॉलीसेक्राइड यूनिट होती है, तो इसके अंदर n नंबर ऑफ क्या होते हैं, ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो n इसीलिए बोला है कि इसमें 100, 200, 300, 400, 500 मतलब कितनी भी यूनिट हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। बस हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेनली, इसी से फिर आगे फर्दर कंफर्म हो जाएगा कि हम बार बार इन रिएक्शंस को नहीं करेंगे, फ्रक्टोज के केस में, गैलेक्टोज के केस में, इन चीज़ों में, ठीक है। तो हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बेसिक। हम ग्लूकोज लिया हमने, ग्लूकोज में जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड डालते हैं, चाय डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन-हेक्सेन मिलता है। यहाँ पे एक यूनिट क्या मिल रही है, एन-हेक्सेन मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो एन-हेक्सेन मिल रहा है ना, तो ये कंफर्म कर रहा है कि जो हमारे ग्लूकोज जो है उसके अंदर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। एन-हेक्सेन मिलने का मतलब ये है कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके अंदर एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट चीज़ कि जो हमारा ग्लूकोज होगा उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमें ये कंफर्म करना है कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है। तो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए हम क्या करेंगे, 2 रिएक्शन करा सकते हैं। एक तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं और एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। जब हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइल अमाइन है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो किस तरीके से होता है आपका, एल्डिहाइड ये, ठीक है, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप होगा, यहाँ H होगा, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ से जो है, अब दूसरा आपने क्या लिया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया है, NH2OH लिया है आपने,
NH2OH है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन OH है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएंगे वाटर की फॉर्म में और आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ऐसे एज इट इज़ निकले और यहाँ से ये एज इट इज़ इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है ये इसके साथ जुड़ना जब यहाँ पे हमारा कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन शो नहीं होगी। तो फर्स्ट कन्फर्मेशन इससे होगी हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई। दूसरी हमारे हाइड्रोजन साइनाइड, जब हाइड्रोजन साइनाइड इसमें डालते हैं तो वो एज इट इज़ ऐड हो जाता है इसके अंदर। वो भी तभी ऐड हो सकता है जब इसके अंदर हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे HCN ऐड हो जाएगा, एक साइड CN भी लग जाएगा और HO ऑक्सीजन के साथ जुड़ के OH बन जाएगा आपका। ठीक है, ये एग्जैक्ट में ऐसे एक तरीके से होती है, ऐसे है। ये आपका CO ग्रुप है, यहाँ R है, यहाँ H है। तो जो HCN है, CN नेगेटिव है, अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड जाएगा। अब जैसे ये गया तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, H पॉजिटिव बचा हुआ है, तो ये इसको देगा तो यहाँ से OH बन जाएगा इसका और इसका CN बाकी है। इस तरीके से इसकी एडिशन रिएक्शन हो जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि हमारा जो ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इससे ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की। ब्रोमीन वाटर टेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या दिखाता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये कंफर्म करता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो इसके क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो गया आपका। तो ये अगर वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है दैट मीन्स इसके अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो हुआ, दैट मीन्स इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो नहीं हुआ, मतलब एसिडिक ग्रुप नहीं बना, दैट मीन्स इसके अंदर नहीं है। सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ कन्फर्म होगी, स्टेट चेन है एक, तो इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में भी कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं वो देखना हमें। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें 5 होते हैं और वो किस बेस पे कंफर्म होगा, जब हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे इसके अंदर हमें कितने मोल जो एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल कंज्यूम होंगे इसके। तो जब इसके एसिटिक एनहाइड्राइड के इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जहाँ जहाँ OH था तो हाइड्रोजन हट के ये हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो 4 और 1 यहाँ पे 5, टोटल 5 जुड़े हैं। टोटल 5 जुड़े, दैट मीन इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, कि हमारा जो ग्लूकोज होता है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उन 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप में से एक जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कैसा है आपका, प्राइमरी है। ये कंफर्म करना है। वो किस बेस पे करेंगे, हम एक साइड ग्लूकोज ले लेते हैं, एक ग्लूकोनिक एसिड ले लेते हैं। ग्लूकोज जो है उसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ग्लूकोनिक है उसमें एक एसिडिक ग्रुप है। बाकी स्ट्रक्चर सेम आपकी, एक ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक मतलब इसी से बना है, ये ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना है। ग्लूकोनिक एसिड में हमारा एल्डिहाइड की बजाय क्या होता है, एसिडिक ग्रुप होता है आपका। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने के बाद हमारा सैक्रिक एसिड बनता है। सैक्रिक एसिड कैसे बनता है, एक तो हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर एसिड ही बन जाता है और एक हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप था उसका भी क्या बन जाता है, COOH बन जाता है आपका। और यही सेम रिएक्शन जब हम ग्लूकोनिक एसिड की कराते हैं तब भी हमारी प्रोडक्ट सेम बनती है। ये दोनों से प्रोडक्ट सेम बनने का मतलब ये हुआ, देखो एक तो एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे जो सैक्रिक एसिड है इसमें 2 एसिडिक ग्रुप आ रहे हैं। अब 2 आ रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ से आए होंगे, देखो एक तो एल्डिहाइड से बना है, ठीक है, और क्योंकि एल्डिहाइड से बना है कंफर्म हो गया, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड में एसिडिक ग्रुप था ऑलरेडी
सेम आ रहा है। दूसरा ग्लूकोनिक एसिड का कहाँ से बना है, इसके CH2OH से बना, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से बना है। तो यहाँ पे भी जो दूसरा बना है, जो ग्लूकोज से दूसरा हमारा एसिडिक ग्रुप बना है, तो वो किससे बना होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से बना होगा। इसलिए यहाँ से कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी ग्लूकोज जो होता है वो हमारी कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। वो किसको रिड्यूस कर देती है, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को क्या कर देती है, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है। ये हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन कैसे की हमने, ग्लूकोज लिया, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाला, या फिर आप बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। ये दोनों को रिड्यूस कर देती है, दोनों या तीनों को, टोलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक्ट सॉल्यूशन, इनको हम लेते हैं। तो जैसे हमने फेलिंग सॉल्यूशन लिया इसके अंदर, तो हमें क्या बने, रेड प्रेसिपिटेट बन गए क्यूप्रस ऑक्साइड की। दैट मीन जैसे ही रेड प्रेसिपिटेट बने, ये कंफर्म हो गया कि इसने इसको रिड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स का जो हमारा ग्लूकोज जो है उसका कैसा नेचर है, हमारा रिड्यूसिंग नेचर है। क्लियर है। दूसरी रिएक्शन इसमें कहाँ से कंफर्म हुई, दूसरी रिएक्शन कंफर्म हुई हमारी टोलन रिएजेंट टेस्ट से। हमने टोलन रिएजेंट लिया, ये टोलन रिएजेंट जैसे ही लिया तो हमारी जो प्रोडक्ट थी उसमें क्या बनी, सिल्वर कलर की मिरर बन रही थी। अब सिल्वर कलर की मिरर बन रही थी तो ये भी इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि जो हमारा टोलन रिएजेंट लिया था वो रिड्यूस हो गया हमारा। अब टोलन रिएजेंट रिड्यूस हुआ तो दैट मीन्स इसका फिर से हमने शो कर दिया कि किसका कैसा नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है। एक चीज़ इसमें ये देख लो कि जो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन जो बनता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, फेलिंग ए होता है और एक फेलिंग बी होता है। इन दोनों से मिलके फाइनली फेलिंग सॉल्यूशन बनता है आपका। जो फेलिंग ए जो होता है वो क्या होता है आपका, ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका, कॉपर सल्फेट का। ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का, जो फेलिंग ए होता है। और जो फेलिंग बी जो होता है वो क्या होता है आपका, कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होता है, पोटाशियम सोडियम टार्टरेट का। ये मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिख रखा है, पोटाशियम सोडियम टार्टरेट का ये फेलिंग बी होता है। जो ये सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन, वाटर इसलिए दिखा रखा है इसमें, जो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है पोटाशियम सोडियम टार्टरेट का, ये होता है फेलिंग बी और ये होता है फेलिंग ए। इन दोनों को मिलाने से जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो क्या कहलाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है। अब कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं। जब हम ग्लूकोज का फर्मेंटेशन, जब ग्लूकोज को जाइमेज क्या हमारा ये एंजाइम है, ग्लूकोज के अंदर जब हम ग्लूकोज के अंदर जाइमेज एंजाइम डालते हैं तो उससे क्या होता है हमारा, एक तो इथेनॉल बनता है और एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये फर्मेंटेशन रिएक्शन दिखा रखी है बस सिंपली, कि ग्लूकोज जो होता है वो फर्मेंटेशन रिएक्शन करता है। बस इसमें ये हो जाता है कि एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम कौन सा होता है आपका, जाइमेज एंजाइम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ओसाजोन फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम एल्डिहाइड लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन डालेंगे। फिनाइल हाइड्रोजीन डाला, ये एक तरह से वही है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, हमने क्या लिया, फिनाइल हाइड्रोजीन लिया, NHC6H5 ये लिया हमने। ये हमारा ग्लूकोज कह लिए, तो यहाँ से ये बस हटेगा, वाटर निकल जाएगा और ये इसके साथ एजिटेट जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड NHC6H5, इस तरीके से जुड़ जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन इसके साथ हमारा। तो फर्स्ट हमने लिया तो यहाँ पे एल्डिहाइड की ग्रुप की जगह जुड़ गया। अब सेकेंडली जैसे हमने फिनाइल हाइड्रोजन फिर से डाला तो अब क्या होगा, जो हमारे C2 मतलब सेकेंड नंबर पे जो कार्बन था उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। हम डालते ही जा रहे, एक्सेस में डाल रखा हमने ये फिनाइल हाइड्रोजन, फिर से हमने और डाला, तो फिर से अगर हम और डालते हैं तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट पे कार्बन थे कार्बोनाइल ग्रुप था उसी तरीके से सेकंड पे बन गया आपका। अब सेकंड पे बना तो अब सेकंड पे जब फिर से हमारा फिनाइल हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो वो फिनाइल हाइड्रोजन अब यहाँ से वाटर निकलेगा और ये एज इट इज़ इसके साथ जुड़ जाएगा।
ये इस तरीके से बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NNHC6H5, ये तो फर्स्ट से बना, अब ये सेकंड से बना, C डबल बॉन्ड NNHC6H5। तो C1 पे और C2 पे ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है आपका, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। ओसाजोन फॉर्मेशन है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोज का है तो ग्लूकोसाजोन हो गया, फ्रक्टोज का तो फ्रक्टोसाजोन हो जाएगा, मतलब ये ओसाजोन है, मतलब ये हमारी प्रोडक्ट है। ये से जो हमारी जो ओसाजोन फॉर्मेशन होती है, इसका मेन क्या होता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन है ना, वो हमने जो ये रिएक्शन देखी इसमें हमने ये देखा कि ओसाजोन फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है, केवल फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे ही हो रही है, उसके अलावा कोई भी कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। फर्स्ट कार्बन हो रहा है या फिर हमारा सेकंड कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन इन्वॉल्व हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे डिफर कर रही है, उन सब का ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी हमारी, सेम। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, आगे स्ट्रक्चर दिखाऊंगी मैं। फ्रक्टोज की जो होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे डिफरेंस होता है। किस पे डिफरेंस होता है, सेकंड कार्बन पे। क्लियर है। फर्स्ट 2 कार्बन में ये कह सकते हैं कि फर्स्टली 2 कार्बन पे ही डिफरेंस होता है। ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज, इन तीनों में फर्स्ट 2 कार्बन पे डिफरेंस होता है। तो इन तीनों का जो ओसाजोन फॉर्मेशन बनती है वो क्या होती है, हमारी सेम बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ओसाजोन फॉर्मेशन में केवल फर्स्ट 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन तीनों की ओसाजोन जो फॉर्मेशन होती है वो सेम बनती है। किस किस की, ग्लूकोज की, मैनोज की और फ्रक्टोज की। अब हम एक और रिएक्शन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें ये कह दें कि हमें कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करके दिखाओ, ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करके दिखाओ, या मैनोज को ग्लूकोज में करो, फ्रक्टोज को मैनोज में करो, तो मतलब ये जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन के लिए रिएक्शन होती है लोबरी डी ब्रुएन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। तो इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज या मैनोज, इनमें से किसी को भी जब हम डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस, स्पेशल क्या लेना है, हमें डाइल्यूट लेना है, कंसनट्रेटेड नहीं ले सकते, हमें कैसा सॉल्यूशन लेना है, डाइल्यूट। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड ले लेते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, जो मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन रहा है, वो ना बन के हमारी अदर एसिड्स बन जाते हैं, अदर प्रोडक्ट बनती है हमारी इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड अल्कली। हम यहाँ पे स्पेशल क्या लेंगे, डाइल्यूट अल्कली लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इनकी डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। उस जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बनता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, मैनोज होता है और फ्रक्टोज होता है। तीनों चीज़ होती है उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। कैसे, ग्लूकोज से मैनोज भी बन सकता है, फ्रक्टोज भी बन सकता है, फ्रक्टोज से मैनोज भी हो सकता है, मैनोज से ग्लूकोज भी। मतलब ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं तो मैनोज ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फ्रक्टोज में भी, ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी हो सकता है, या मैनोज में भी हो सकता है। मतलब ये आपस में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये हमारा। और इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है, जिससे तीनों प्रोडक्ट बन जाती हैं फाइनली, वो जो इंटरमीडिएट बनता है वो 1,2-इन डायोल बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों ही प्रोडक्ट मिल रही हैं। अब हमने ये देखा था ओसाजोन फॉर्मेशन में, बताया था कि ये जो तीनों जो होते हैं इनमें केवल फर्स्ट 2 कार्बन पे डिफरेंस होता है इनकी स्ट्रक्चर में। और जो इनका है, जो ग्लूकोज को जब हम डाइल्यूट अल्कली से रिएक्शन कराते हैं या मैनोज को कराते हैं तो होता क्या है, एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसी थोड़ी देर के लिए एक कंडीशन बनती है जो फाइनली जाके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, वो अनस्टेबल होती है एक तरह से। एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, 1,2-इन डायोल। मतलब फर्स्ट और सेकंड पे हमारा क्या बन रहा है, इन डायोल। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। जो हमारा, जैसे ग्लूकोज की हमने अल्कली कंडीशन ली है, डाइल्यूट अल्कली कंडीशन ली, तो यहाँ पे इन बन गया। इन मतलब डबल बॉन्ड, डायोल मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इन डायोल बन रहा है आपका। जो इन डायोल बन रहा है, अब देखो ये जो इन डायोल है इससे ग्लूकोज भी बन जाएगा, इससे मैनोज भी बन जाएगा और इससे फ्रक्टोज भी बन जाएगा। बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है। अब देखो मैनोज और ग्लूकोज में किस चीज़ का डिफरेंस है, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारा राइट साइड है, और मैनोज में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो आपका लेफ्ट साइड होता है। ग्लूकोज में राइट साइड होता है और मैनोज में आपका लेफ्ट साइड होता है। और फ्रक्टोज जो होता है आपका,
फ्रक्टोज में क्या होता है आपका, फ्रक्टोज जो होता है उसमें सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप होता है, फर्स्ट पे हाइड्रोक्सी बना देते हैं और सेकंड पे आपका क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो बस 2 कार्बन पे डिफरेंस है, फर्स्ट 2 कार्बन पे डिफरेंस है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है कि हम इसलिए कन्वर्जन हो रहा है कि डायोल इंटरमीडिएट बन रहा है, इस इंटरमीडिएट से वापस ग्लूकोज भी बन सकता है, मैनोज भी बन सकता है या फिर फ्रक्टोज भी बन सकता है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। कन्वर्जन अगर हमें आ जाता है कि हम कैसे ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट कर सकते हैं या मैनोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रक्टोज को मैनोज में कैसे करेंगे या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे करेंगे, तो ये इसलिए रिएक्शन है। कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं सिंपली हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, मे बी आपकी 12th में ना काम आए, आगे आ जाए। एक होती है malaprate रिएजेंट, HiO4 पीरियोडिक एसिड बोलते हैं। ये जो पीरियोडिक एसिड जो होता है इसकी खासियत क्या होती है, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है किसका, विसिनल डायोल का। किसका, विसिनल डायोल। विसिनल डायोल कौन से होते हैं, जो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे ये क्या कहलाएंगे आपके, विसिनल डायोल। जो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विसिनल डायोल कहलाते हैं। तो ये जो हमारा रिएजेंट जो होता है, पीरियोडिक एसिड जो होता है, इसका काम क्या होता है कि जो विसिनल डायोल होता है उनका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है, उनको ब्रेक करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ना एक तरह से यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे या कितना हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है। तो जैसे ही हम इसके अंदर विसिनल डायोल जितने इसके अंदर विसिनल डायोल होंगे उतनी ही क्वांटिटी में हमारा ये यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो मेन हो जाती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कि कितने हमारे HiO4 की यूनिट इसके अंदर कंज्यूम होती हैं, तो 5 होती हैं। और जिससे एक तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एक आपका 5 मॉलिक्यूल आपके फॉर्मिक एसिड के बनते हैं। मतलब जब ब्रेक होता है एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बनते हैं। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है ना, ये किस वजह से बन रहा है, ये आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना उससे ये फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। बाकी के जो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले हैं उनसे क्या बन रहा है, आपका फॉर्मिक एसिड बन रहा है। ठीक है, ये malaprate रिएजेंट रिएक्शन होती है। उसके बाद हम कुछ बेसिक पहले भी बताया था, डीएल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और कर लेते थोड़ा सा कि डीएल जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए हमारा एक बेस होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड जो हमारा है इसमें क्या है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन होता है, कायरल होता है, मतलब इसके अंदर जो कार्बन है उसके ऊपर जो चारों ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। चारों ग्रुप हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। दैट मीन ये कायरल है, एसिमेट्रिक है, जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको हम कायरल बोलते हैं, उसी को हम एसिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्री मतलब सेम जैसा, और एसिमेट्रिक मतलब सेम ना हो, तो ये एसिमेट्रिक होता है। तो अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमारा राइट साइड है तो इसके लिए पॉजिटिव साइन आ जाता है, अगर लेफ्ट साइड है तो इसमें हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड था। ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है ना, ये बस किस लिए होता है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन के बेस पे दिखाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इसको हम देख के नहीं कंफर्म करते, बट ये जो हमारी स्ट्रक्चर थी ना, जिस इसका नाम ये वाला जो स्ट्रक्चर थी इसको हम पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे थे, इसको नेगेटिव बोल रहे थे। तो अब क्या किया गया, जिस स्ट्रक्चर के जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर इस तरीके का होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है, जिसका मतलब लोएस्ट कार्बन कैसा हो, एसिमेट्रिक हो, उस पर ये वाली हो जिसमें लेफ्ट हमारा राइट साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो उसको नाम दे दिया गया डी कॉन्फ़िगरेशन का। और जिस कार्बोहाइड्रेट में सबसे लास्ट वाले एसिमेट्रिक कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड हमारा हाइड्रोक्सी मिला तो उसको एल नाम दे दिया गया। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का कोई रिलेशन नहीं है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड नहीं होती, ये जस्ट यहाँ पे नाम दिया गया है कि जो ये एक पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ये नेगेटिव टाइप का था। तो इसमें ये दिखाया गया कि जिसके अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हमने डी नाम दे दिया, और जिसके अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी उसको एल नाम दे दिया। बस जस्ट इतना है हमारा। और ये बस इसी बेस पे बता दिया कि जो हम आगे हमें चूज़ करना ईजी हो जाता है कि ये जिसमें लास्ट
लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखना होता है, लास्ट एक एसिमेट्रिक या हम कह सकते हैं कायरल कार्बन देखना होता है। तो उस कायरल कार्बन पे हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप किस तरीके का है, गिल्सर डी पॉजिटिव वाले की टाइप है तो उसका नाम हम दे देंगे डी, और नेगेटिव वाले का है तो हम क्या नाम दे रहे हैं एल, ठीक है। या फिर आप इजी तरीके से याद रख सकते हो, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा लास्ट सेकंड कार्बन पे, अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, एल है, एल मतलब लेफ्ट साइड है तो एल ग्लूकोज बन गया, अगर राइट साइड है तो डी ग्लूकोज बन गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डिनोट करता है, जो नेगेटिव साइन होता है वो लीवो रोटेटरी के लिए होता है। पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए होता है, नेगेटिव लीवो रोटेटरी के लिए होता है आपका, ठीक है, क्लियर है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारा ऑप्टिकल रोटेशन से निकलते हैं, और जो हमारे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा जस्ट हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा, उस पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड है तो लीवो बन गया, अगर राइट साइड है तो मतलब राइट साइड है तो डी वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अगर लेफ्ट साइड है तो एल वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है, क्लियर है। एक और फॉर्म की बात कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा फॉर्म की। अल्फ़ा बीटा कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो अल्फ़ा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में हम उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, मतलब इस ये कब डिसाइड होती है, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ही हमारा ग्लूकोज है CHO है, हम इसको कैसे बनाते थे, E बनाते थे और फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ जहाँ हमने ई की लाइन लगाई हुई है हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते थे, बाकी हम क्या लिख देते थे, एच लिख देते थे, यहाँ CH2OH और ऊपर क्या हो जाएगा आपका CHO, ये आपका ग्लूकोज है। तो जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कौन सा फर्स्ट कार्बन और आपका फर्स्ट और फिफ्थ की से रिंग बनती है, फर्स्ट और फिफ्थ रिंग में बन के क्या हो जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप इस यहाँ से इसका फर्स्ट और फिफ्थ जुड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अटैच हो जाता है, बाकी आप एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा डिसाइड होता है इस कार्बन से, जो कार्बन से जहाँ से हाइड्रोक्सी आया है, लेफ्ट साइड आया है, राइट साइड आया है, यहाँ से हमारी अल्फ़ा और बीटा पोजीशन का पता चलता है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा का क्या पता चलता है, अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप किस साइड है, राइट साइड है तो वो अल्फ़ा है, अगर वो लेफ्ट साइड है तो हमारा कैसा है, बीटा है। अगर राइट साइड है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप तो उसको अल्फ़ा बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो उसको बीटा बोलेंगे। कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप देखना है, जो हमारा रिंग कार्बोनाइल कार्बन से बना है, जो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप बना है वो देखना है हमें, कार्बोनाइल कार्बन, बाकी वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं, कार्बोनाइल कार्बन वाला देखना है। अगर हमारा राइट साइड है तो अल्फ़ा है, लेफ्ट साइड है तो बीटा है। इसका जस्ट थोड़ा सा याद करने का कुछ खास नहीं था, बस ऐसे कर सकते हो, मेरा बेटा लेफ्टी है, लेफ्टी बेटा, लेफ्टी बेटा, बीटा बेटा, लेफ्टी हाइड्रोक्सी, ठीक है, लेफ्टी बेटा बीटा, बाकी हम फिर देख सकते हैं। ये लेफ्टी है तो वो राइटी हो गया, मतलब राइट फिर किसके लिए हमारा हो गया, अल्फ़ा के लिए। तो बीटा के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, अल्फ़ा के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा किस साइड होता है, बीटा के लिए लेफ्ट साइड, अल्फ़ा के लिए राइट साइड, ठीक है, क्लियर है। बीटा के लिए हो गया हमारा लेफ्ट और अल्फ़ा के लिए राइट। म्यूटा रोटेशन उस दिन भी कर ली थी सिंपली, फिर पे बता देती हूँ। म्यूटा रोटेशन क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस चेंज होता है टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन में। The spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called mutarotation। मतलब कोई भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, जो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी उसकी अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू में, और एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे ग्लूकोज है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन ये होती है, तो कुछ टाइम बाद जैसे इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें ये हमारा अगर साइक्लिक फॉर्म है
वो हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाएगा। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ना, इसमें ओपन फॉर्म भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारी अल्फ़ा और बीटा दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। ये अल्फ़ा की में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये बीटा में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इन दोनों फॉर्म्स का, हमारी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है हमारी, इन दोनों का, इसमें ओपन फॉर्म भी है, साइक्लिक भी है, ये मिक्सचर है हमारा। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें कुछ टाइम बाद, या फिर इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होती है मेनली चीज़ें, ये म्यूटा रोटेशन होती है। और ये कब पॉसिबल हो सकती है? ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारा जो ये हम हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात कर रहे थे ना, ये कार्बोनाइल कार्बन वाला, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा रिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, फ्री है यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तभी पॉसिबल है इसकी, अदरवाइज नहीं होगी हमारी। ठीक है, अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 आर कॉल्ड एनोमर। मतलब ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो केवल फर्स्ट कार्बन से डिफर कर रहे हैं, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कार्बन के अराउंड अलग होती है, उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन जो होता है, उसको एनोमरिक कार्बन बोल देते हैं, या फिर ग्लाइकोसिडिक कार्बन बोल देते हैं। तो इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? जो ग्लूकोज की अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फ़ा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है? बस फर्स्ट कार्बन का डिफरेंस होता है। अल्फ़ा जो होता है उसमें क्या होता है हमारा, अभी बताया था, अल्फ़ा में राइट साइड, बीटा लेफ्टी, बेटा लेफ्टी, तो लेफ्ट साइड हमारा हाइड्रोक्सी होता है इसमें, बीटा वाले में। तो बस फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है हमारा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है हमारा। ये हमारे एनोमर्स होते हैं हमारे, जिसमें केवल फर्स्ट कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन डिफर होती है हमारी, ये एनोमर्स होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं आपके? The stereoisomer which differ in configuration only at a single carbon atom which may be second, third and fourth। मतलब एपीमर्स क्या हो गए? वो स्टीरियोआइसोमर जिनकी कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एक कार्बन एटम के अराउंड अलग हो, मतलब कोई भी एक होना चाहिए, एक के अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, किसी सिंगल कार्बन एटम के अराउंड अलग होगी। और वो कौन से हो सकते हैं? चाहे तो सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा, एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं हमारे। तो इसका एग्जांपल जो होता है आपका ग्लूकोज और मैनोज। जो ग्लूकोज और जो मैनोज होता है उसका जो सेकेंड कार्बन पे डिफरेंट होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था पीछे, ग्लूकोज और मैनोज का बताया था। देखो इसमें जो ग्लूकोज और मैनोज, देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज जो है इसमें हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहाँ पे हमारा किस साइड है? राइट साइड है। और जो मैनोज होता है उसमें लेफ्ट साइड होता है। बस इस चीज़ का सेकंड कार्बन पे डिफरेंस होता है। तो ये सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है, तो ये कैसे C2 एपीमर हो गए? कौन से हो गए? C2 एपीमर। सेकंड कार्बन पे डिफरेंट है तो C2 एपीमर। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम होती है इन दोनों की, ग्लूकोज और मैनोज की। एक होते हैं हमारे C4 वाले भी, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज होते हैं वो C4 एपीमर होते हैं। C4 का मतलब जो फोर्थ कार्बन है उसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। ये आपका ग्लूकोज है और ये मैनोज है। तो जो फोर्थ कार्बन है उसमें देखो, जो ग्लूकोज है उसमें जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस साइड है? हमारा राइट साइड है। और जो गैलेक्टोज है उसमें हमारा किस साइड है? लेफ्ट साइड है। बस इतना सा डिफरेंस होता है आपका, फोर्थ कार्बन का डिफरेंस होता है। बाकी मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखनी बता रखी है, उसके स्ट्रक्चर में बस आपको क्या चेंज करना है, फोर्थ पे आप इधर लिखते हो राइट साइड, इसके फोर्थ पे राइट साइड लिखने की बजाय लेफ्ट साइड लिख दोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। अगर सेकंड कार्बन पे चेंज कर दोगे तो आपका वो मैनोज बन जाएगा। तो ये हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे होते हैं? आपके C2 एपीमर होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसका फ्रक्टोज वाला स्टार्ट कराऊंगी। आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।